हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको BACB क्लास 12th का, बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश का आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं जो इस साल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो स्टैंजा एक्सप्लेनेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपको एक क्वेश्चन आपको पोएम से और एक क्वेश्चन आपको स्टोरी से पूछा जाता है। हालांकि इसके लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कोई एक चुनना होता है। ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं डायरेक्ट स्टैंजा जैसे कि ये स्टैंजा हमने आपको लिया है, एक स्टैंजा हमने इंपॉर्टेंट एक स्टैंजा लिया है। अब ये स्टैंजा अगर आपके सामने आ जाता है और कहा जाता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपका एवरेज मार्किंग हो जाता है। जबकि स्टैंजा को एक्सप्लेन करने के लिए एक सही एक तरीका होता है, एक सही फॉर्मेट होता है। अगर आप उस फॉर्मेट पर लिखेंगे, अगर उसी तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैं BR इंग्लिश क्लासेस का BR सर आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग सब ध्यान से इसको देखेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। तो एक भी स्टेप छोड़ना मत, एक एक करके पूरा देखते जाना, अभी से लास्ट तक के पूरा बने रहो। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल। ये एक स्टैंजा आपको दिया गया है और इसको कहा जा रहा है कि बाबू चलो इसको अब एक्सप्लेन करो। मान लो आपने इसी को चुना है, तो शुरू कहाँ से करें? एकदम एग्जाम में जहाँ से शुरू करना है वैसे मैं आपको लिख रहा हूँ। आप जहाँ पे भी आपको जो भी क्वेश्चन नंबर में रहे वो क्वेश्चन नंबर आप दीजिएगा। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो हमने यहाँ पे 2 दिया है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 दिए, ठीक ना। 2 के मान लो कि ये B ऑप्शन में है या A ऑप्शन में है, मान लो तो हम यहाँ पे A दे दिए। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें आपको क्या करना है कि एक आध दो वर्ड आपको शुरू में लिखना है, जैसे कि ओ, हाउ, उसके बाद डॉट 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 कर देना है। ध्यान रहे, डॉट 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 कर दिए, डॉट 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 कर दिए। और सबसे अंतिम का, जैसे अंतिम का 2 वर्ड है ना, ये 2 वर्ड यहाँ पे लिख लो, आवर, इसके बाद रिकॉल। इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेकर होता है उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। नंबरिंग अगर नहीं ध्यान में रहा तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये जो लाइन वाला है ना, इसी का एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये इसी में से देख करके कर देना है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक का नाम है रेफरेंस, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ध्यान रहे, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। और एक दूसरा चीज जो आपको याद रखना होगा, वो याद रखना होगा एक्सप्लेनेशन। हम यही दोनों को लेकर के आपको बताएंगे, रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, समझिएगा। तो इतना लिखने के बाद ये तो ऊपर में ये 2 लाइन आपको हमेशा याद रखना। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे ए में हमने ये चीज लिखा, हाउ फ्यूल, बाकी डॉट 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 कर दिए, आवर रिकॉल डॉट 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 कर दिए। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक सब टॉपिक देना है जिसका नाम है रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। हमने यहाँ पे लिख दिया रेफरेंस, ध्यान दीजिएगा, एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक ना बाबू, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऐसे कर दिए और इसके बाद यहां से ऐसे इसको घेर दिए। ठीक है। घेरने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस क्या होता है समझिएगा। रेफरेंस में आपको यह बताना होता है कि आखिर ये जो स्टैंजा लिया गया है, हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लास्ट आवर रिकॉल, ये स्टैंजा जो लिया गया है वो किस पोएम से लिया गया है ना। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना होता है कि उस पोएम के राइटर कौन है, दैट मीन्स कि पोएट कौन है। ये दोनों बात आपको लिखना होता है। ओके, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हो, आप सब जानते हो कि वो हाउ फ्यूल इज मैंस पावर, ये जो स्टैंजा लिया गया है, ये हमारे रेनबो पार्ट 2 जो बुक है उसके, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पोएम जो है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी से लिया गया है। ओके, तो यहां पे हम यहां पे ऐसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखेंगे द गिवन स्टैंजा has been taken from the poem
पोएम का नाम हम लिख देंगे, यहाँ पे पोएम का नाम लिख देंगे। नाम क्या है इसका? तो नाम इसका है स्वीटेस्ट लव आई, इसके बाद डू नॉट, और इसके बाद गो, है ना? यही नाम है ना बाबू? ओके, ये नाम लिख देंगे, ठीक है ना? इसके बाद इसके पोएट का नाम लिख देंगे। इट इज कंपोज्ड या रिटेन, कंपोज्ड ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है, कंपोज्ड बाय जॉन डन। किनके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा लिखा गया। इनके बारे में कुछ एक आध चीज़ और क्या आपको पता है? तो हाँ सर, हमें पता है, वो है मेटाफिजिकल पोएट। इनको किस नाम से जाना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनके बारे में लिख देते हैं, जॉन डन नोन एज, ये एक छोटा सा आपको इन्वर्टेड कॉमा देना, इसके बाद लिखना, ये चीज़ याद रखिएगा, नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। तो देखो, इतना अगर आप इसमें लिख देते हैं तो यहाँ से ये एक सही रेफरेंस में हो गया, मेटाफिजिकल पोएट। ओके, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, आगे देखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। अब ये हो गया, इतना जो हम लिखे हैं ना बाबू, तो ये हो गया रेफरेंस, सिर्फ हो गया इसका। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको लग सकता है कि सर ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा कौन लिखता है, लेकिन अगर आपको सचमुच में इंग्लिश में 90+ मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस फॉर्मेट से गुजरना ही होगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स इसी तरह से आते हैं। एक सही फॉर्मेट में अगर आप लिखिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा और हमेशा आपको फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे। कॉपी चेकर जो होता है वो एक फॉर्मेट को भी देखता है कि लिखने का तरीका क्या है। एक सही तरीके से अगर आप लिख करके कॉपी में देते हो, यानी एग्जामिनेशन कॉपी में देते हो, अपने आंसर शीट में देते हो, तो कभी भी आपको मार्क्स कम नहीं मिलेगा, एवरेज मार्किंग में नहीं आएगा। तो मैं आपको ये भी यहाँ पे बताते जा रहा हूँ कि कैसे आप एक्सेलेंट मार्क आप अचीव कर सकते हो इस सब्जेक्ट में, क्योंकि जनरली ये लिटरेचर है और इसमें लोगों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो उसके पीछे भी रीज़न है, अगर आप इस तरीके से लिखिए तो कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ गए ना? ओके, अब इसके बाद यहां से क्या करेंगे ना, एक छोटा सा पैराग्राफ छोड़ देंगे। वैसे मेरा ये पेज पूरा हो गया है, तो एक काम मैं करता हूँ, दूसरे पेज में मैं चला जाता हूँ, ठीक है? चलो, एक काम करते हैं, एक मिनट, सेकेंड पेज में जाने के लिए क्या करना होगा? चलिए, तो उसके बाद क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट का लिखना है। आपको क्या करना है, उसके बाद पैराग्राफ आपको छोड़ देना है जहाँ तक लिखे थे, उसी के आगे से, उसी के नीचे जस्ट यहाँ से लिखना हम लोग शुरू कर देंगे, यानी हल्का सा पैराग्राफ छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको ओवरऑल पैसेज के बारे में आपको एक समरी के रूप में एक 2 लाइन में ही आपको लिख देना होता है कि पूरा का पूरा जो पैसेज, यानी कि सॉरी पोएम जो है वो किस बारे में कहा जा रहा है। समझ गए? तो कॉन्टेक्स्ट में आपको यही लिखना है। जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, ये पोएम किस बारे में बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दिस पोएम द पोएट is trying to make his beloved strong so that she can face the separation after death, separation due to death।
ड्यू टू डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तेजी से। अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि 3-4 लाइन में हुआ, लेकिन अगर आप अपने कॉपी में इसको लिखिएगा तो मुश्किल से ये 2 लाइन में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। जो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हमें करना है उसको हम यहाँ पे टॉपिक दे देंगे एक्सप्लेनेशन। एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाओ। एक बात और, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो होगा अभी जो मैंने आपको लिखवाया, तो सटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कोई भी स्टैंजा आपको पूछ दे, कोई भी लाइन आपको पूछ दे, रेफरेंस वही होगा जो अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट भी वही होगा जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो एक पोएम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सब सारे स्टैंजा के लिए सेम ही होता है बाबू। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन में आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन आपका था, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना, ओके, नॉर ए हाफ आवर रिकॉल, है ना। यही चीज़ आपका था। आप चाहें तो थोड़ा सा मैं बैक जाकर के इस पेज में मैं आपको दिखा सकता हूँ, हल्का सा देख लीजिए। अगर हम इस पेज में आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। यही था, हो हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, यही ना था ना, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से लिख रहा हूँ, इसी चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन आपको लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कितना कमज़ोर है आदमी, जरा आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, कितना कमज़ोर है आदमी कि अगर अच्छे वक्त आता है तो हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उसमें कुछ और अच्छे पल अपने तरफ से जोड़ सके, और ना ही हमारे अंदर इतनी ताकत है कि बीते हुए पल को हम उसमें ला करके रख सके। यही तो बात यहाँ पे बताया जा रहा था, समझ गया ना। ओके, चलिए, तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं आपको लिख रहा हूं। ओके, द मैन इज वेरी पावरलेस before its fortune. He has no power to extend his good moment. He also cannot add any other moment himself. He is only an object before the Almighty God. लीजिए, तैयार हो गया। तो आपको ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है या 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हो आपके आराम से इस चीज़ को देखिए, लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हमने यही यहाँ पे लिखा है कि इंसान इतना कमज़ोर होता है अपने भाग्य के सामने, इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वो कुछ अच्छे मोमेंट को और जोड़ सकता है, उसको बढ़ा सकता है। उसके पास वो कहीं ना कहीं अपने खुद से किसी मोमेंट को जोड़ भी नहीं सकता है, ना तो उसको बढ़ा सकता है, ना ही कोई बीते हुए चीज़ को उसमें जोड़ सकता है। वो
गॉड के सामने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही तो है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर कुछ भी होता है। आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। ओके, तो सब्जेक्ट तो कुछ करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हर चीज़ होता है। तो आराम से आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए तो इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। अभी हम तुरंत और भी वीडियोज़ हम इसके ऊपर डालते हैं। ओके, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।